हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुजी पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर। तो अगर अभी तक आपने इसकी कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, आप वहां पे जाके देख लेना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ जाके सपोर्ट कर सकते हैं। भगवान आपका भला करेगा और कर ही रहा है। और चैप्टर का नाम कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, उनमें क्या क्या एक्सपीरियंस देखे गए, उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई, उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले। अब यहाँ पर सबसे पहले है स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने डेवलपमेंट की क्या नीति अपनाई, इंडिया ने डेवलपमेंट की क्या नीति अपनाई और चाइना ने डेवलपमेंट की क्या नीति अपनाई। अब यहाँ पर कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एक समय इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में। वो अलग बात है, बहुत सारे बच्चे मेरे पे हैशटैग भेजते हैं कि PKM KV, मुझे तो मालूम नहीं उसका मतलब पाकिस्तान की मतलब क्या होता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देंगे। इंडिया और जो पाकिस्तान है वो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं, आज़ाद हुए 1947 में। और जो चाइना है वो आज़ाद हुआ 1949 में। और तीनों ही जो नेबर्स हैं, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, उन्होंने डेवलपमेंट का एक कॉमन पाथ अपनाया। क्या सर? देयर वर टू क्रिटिकल कॉमन एलिमेंट्स इन द स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ ऑफ दीज नेबर कंट्री। क्या थी? सबसे पहला, ऑल थ्री कंट्रीज एडॉप्टेड प्लानिंग एज द कोर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तीनों कंट्रीज ने प्लानिंग को अपना पहला मेन इंपॉर्टेंट माना। इंडिया ने अनाउंस किया फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में, चाइना ने अनाउंस किया 1953 ने और पाकिस्तान ने 1956 में। और पाकिस्तान का जो 5 ईयर प्लान है उसे हम मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान भी कहते हैं। डेट्स, डेवलपमेंट टाइम्स इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल थ्री कंट्रीज रिलायड ऑन पब्लिक सेक्टर एज द कोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तीनों ही कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोर सेक्टर का मतलब होता है मेन काम पर किसके लिए डिपेंड थी? पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट पर। येट देयर आर वाइटल डिफरेंसेस विद रिगार्ड टू देयर डेवलपमेंट पाथ और देयर स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ डिफरेंसेस थे डेवलपमेंट पाथ को लेकर, ग्रोथ को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। कंट्री वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुड ब्रिंग आउट दीज डिफरेंसेस। कंट्री वाइज पढ़ेंगे कि इंडिया में कैसे, चाइना में कैसे और पाकिस्तान में कैसे। सबसे पहले आपको दे रखा है पाथ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में क्या किया गया? After independence, India adopted mixed economy as its path of development or the strategy of growth. The planners and politicians of the country wanted to combine the merits of both socialism and capitalism while avoiding the demerits of both. इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया में मिक्स इकोनॉमी अपनाई गई। मिक्स इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलके काम करते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो और सोशल वेलफेयर भी हो। द पाथ ऑफ मिक्स इकोनॉमी असाइन द फ्लैगशिप रोल टू द पब्लिक सेक्टर। अब मिक्स इकोनॉमी से जो फ्लैगशिप रोल दिया गया पब्लिक सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया प्रोसेस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। Planning more precisely, 5 year plan work as the core element of the path of growth and public sector undertaking work as the engine of growth. फर्स्ट 5 ईयर प्लान एक कोर एलिमेंट की तरह काम किए ग्रोथ के लिए और पब्लिक सेक्टर एक इंजन की तरह काम किया उसमें। Overall objective of 5 year plan focus on the egalitarian society or socialist pattern of society, and objective of each plan were defined depending on the needs and means of the country from time to time. सारे ऑब्जेक्टिव जो 5 ईयर प्लान थे उनका फोकस था सोशलिस्ट इकोनॉमी पर। हमारी कंट्री के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कंट्री में किस चीज़ की नीड है, टाइम टू टाइम किसकी आवश्यकता पड़ेगी। Inward looking strategy of growth is the best and wisely used terminology to define the development path or development strategy of the Indian economy. Inward looking strategy का मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, कम से कम इंपोर्ट करें, अपनी कंट्री का सामान ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में फैलाएं, उसे हम कहते हैं इनवार्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। इनिशियली थिंग्स वेंट ऑल ओके, धीरे धीरे सारी चीज़ ठीक हो गई।
हंकी डोरी को लोग के कहते हैं। द इकोनॉमी अचीव्ड अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन सिंबलाइज एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, while the establishment of heavy industry in the area of iron and steel in particular symbolize structure transformation economy। धीरे धीरे इकोनॉमी अच्छी होने लगी, एग्रीकल्चर के फील्ड में हमने तरक्की करी, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और हैवी इंडस्ट्री सेटअप हुई, जिसकी वजह से हमारा कंट्री का जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन था वो हुआ। बट हिडन बिहाइंड दीज अचीवमेंट वाज अ कंस्टेंटली वाइडनिंग विशियस सर्किल ऑफ पब्लिक डेब्ट। ये सारे अचीवमेंट होने के बाद भी पब्लिक डेब्ट था, पब्लिक डेब्ट यानी कर्जा, फॉरेन जो फॉरेक्स रिजर्व थे उसमें कमी आ रही थी, लॉसेस हो रहे थे पब्लिक सेक्टर में। बाय द ईयर 1990 द इकोनॉमी वाज सो मच बर्डन विद डेड वेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। डेड वेट का मतलब जहां पर सोशल वेलफेयर नहीं करना, that the government was forced to switch over from inward looking strategy overhead by public sector enterprise to outward looking strategy। धीरे 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 गवर्नमेंट पर इतना फोकस हो गया, इतना फोर्स लग गया कि गवर्नमेंट को अपनी जो स्ट्रेटजी थी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी उसे आउटवर्ड में चेंज करना पड़ा और प्राइवेट सेक्टर को और प्राइवेट फॉरेन कैपिटल को ज़्यादा योगदान देना पड़ा। Even the strategic element of development path, that is the strategy of 5-year plan, has now been abandoned। जो फर्स्ट 5-year plans की जो पॉलिसी चल रही थी उन्हें खत्म किया गया, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में चेंज किया गया। The economy is being driven largely by the force of market demand and market supply, and the growth strategy is now integrated with the overall process of globalization। अब जो भी डिमांड और सप्लाई होती है वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होती है और जो ओवरऑल प्रोसेस होता है वो भी उसी के हिसाब से होता है। ये तो बात थी हमारे इंडिया की। अब बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना आज़ाद हुआ 1949 में और उन्होंने डिसाइड किया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो लैंड है, वो गवर्नमेंट के माने जाएंगे। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसका क्या करना है, कैसे करना है। चलिए, थर्स चाइना ने स्टैटिज्म और कमांड इकोनॉमी फॉलो करी, जिसमें सारी की सारी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास थी और गवर्नमेंट डिसाइड करती थी क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। हिस्टोरिकली द डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना कैन बी स्प्लिट इन 2 पीरियड्स। जो डेवलपमेंट पार्ट था उन्हें 2 पार्ट में बांटा गया है, 1978 से पहले और 1978 के बाद। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है। सबसे पहला ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये बहुत पूछा जाता है आपसे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक कैंपेन लॉन्च किया था चाइना ने 1958 में, जिसमें इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जल्दी जल्दी हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए प्रमोट किया जाता था, जिसमें एक सिस्टम बनता था कम्यून सिस्टम। कम्यून सिस्टम ऑफ कलेक्टिवाइज एग्रीकल्चर वाज इम्प्लीमेंटेड एज वन सॉल्यूशन टू वन प्रॉब्लम, यानी कि बहुत सारे लोगों को कवर किया जाता था और एंगेज किया जाता था। स्ट्रक्चर ऑफ द कम्यून वाज सच दैट हाउस होल्ड वर ऑर्गेनाइज इनटू टीम, देन टीम फॉर्म ब्रिजेस एंड ब्रिजेस फॉर्म द कम्यून। अब स्ट्रक्चर ये ऐसा चलता था कि जो लोग थे वो इकट्ठा होकर अपनी एक टीम बनाते थे, टीम एक ब्रिज में कन्वर्ट होती थी और ब्रिज एक कम्यून सिस्टम बन जाता था। तो इसके बारे में यहाँ क्या कह रहा है देखिए। सबसे पहला ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये बात चल रही है 1978 से पहले की। This was a campaign launched in 1958 to kick-start the process of industrialization across all parts of the industry। ये जो कैंपेन है वो लॉन्च किया था 1958 में, ताकि जो प्रोसेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन की उसे बढ़ावा दिया जा सके। सो मच जैसो जो लोग थे उनको एनकरेज किया जाता था कि भाई आप इंडस्ट्रीज़ को बनाइए, इंडस्ट्री में काम करिए। While industrialization was given a massive boost in the urban area, agriculture was revolutionized in the rural area by adopting commune system of farming। अब जो अर्बन सेक्टर थे वहाँ इंडस्ट्रीज ओपन हो रही थी चाइना में, तो रूरल एरियाज थे वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी ध्यान दिया जा रहा था कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग को चालू करके। अब ये कम्यून सिस्टम फार्मिंग क्या था? कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग का मतलब कलेक्टिव फार्मिंग। जैसे नियरली 26,000 कम्यून्स का मर्ज ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर, यानी कि एक समूह बनाया जाता लोगों का और वो साथ मिलके काम करते थे, सपोर्ट करते थे। एक्सपर्ट फ्रॉम रशिया प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन प्रमोटिंग द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन चाइना। चाइना में रशिया से कुछ एक्सपर्ट आए थे और उन्होंने इस GLF में उनको सपोर्ट किया था। और फिर धीरे धीरे ये जो एक्सपर्ट थे
कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ उनके आपस में जिसकी वजह से वो वापस चले गए। While the withdrawal of export had dented pace of industrialization, the pace of agriculture sector has dented by severe drought in China, which claimed nearly 30 million lives. जैसे ही एक्सपर्ट चले गए चाइना से तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसमें कमी आई और एग्रीकल्चर ग्रोथ भी कम होने लगी और करीब करीब 30 मिलियन लोगों की जान चली गई। ये हुआ था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। सेकंड आपको दे रखा है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। इट वॉज इनिशिएटेड बाय द चेयरमैन ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो हमारे चेयरमैन थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के माओ जेडोंग इन 1965 और ये चला 1976 तक। During this period, the students and professionals were sent to the countryside to gain professional expertise. इस टाइम में जो कंट्री के स्टूडेंट्स होते थे प्रोफेशनल्स होते थे उन्हें देश से बाहर भेजा जाता था ताकि वो कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज लेके आए। द कल्चरल रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन कम्बेटिंग द रिसेशनरी साइकिल इन चाइना और इसकी वजह से जो चाइना में रिसेशन टाइम आया उससे वो लड़ पाए। इट ऑल्सो सक्सीड इन इम्पोजिंग माओइज्म एज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी गवर्निंग द डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। अब इसमें इन्होंने एक और प्रोग्राम किया माउस जिसका नाम दिया जिसमें हमारी जो आइडियोलॉजी थी वो गवर्नमेंट की ज़्यादा चलती थी। अब ड्यूरिंग द पोस्ट 1978 के बाद क्या हुआ? चाइना इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म बाय पार्शली एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट इकोनॉमी। चाइना ने अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किया 1978 में और बेसिकली उसको धीरे 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 मार्केट इकोनॉमी में थोड़ी चीज़ें उसकी शामिल करी गई और ये जो था वो एक शिफ्ट था क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में। पहले इनकी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड थी, अब धीरे धीरे वो ओपन हो गई। पहले कोई भी एफडीआई नहीं होती थी, कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, अब ये एफडीआई पर डिपेंड होने लगे। अब इस रिफॉर्म के दो फेज थे। पहला फेज था in the first phase, reforms were introduced in the agriculture sector. These reforms led to withdrawal of the commune system of farming. पहले फेज में रिफॉर्म हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में और जो कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग था उसे खत्म किया गया। द कम्यून लैंड वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीस ऑफ लैंड एंड एलोकेट टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड। जो कम्यून के लोगों के जो लैंड थे उन्हें स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया गया और लोगों में एलोकेट किया गया। Significant it is to note that the land was allocated only for the purpose of farming, devoid of ownership right. Thus, the farmer were in a way tenants of the government of China, not the owner of the soil. जो लैंड दिया गया, जो लैंड एलोकेट दिया गया वो फार्मिंग के पर्पज से दिया गया, ओनरशिप नहीं दी। इसीलिए फार्मर्स जो थे वो एक तरीके से वहाँ पे टीनेंट्स थे, चाइना के ओनर्स नहीं थे वहाँ के। However, the allottees were allowed to keep their income from farming with themselves, though not without the liability of taxes. लेकिन जो वो कमाते थे वो पैसा उनको रखने की इजाज़त थी कि आप अपने पास रख सकते हो। सेकेंड फेज में क्या किया गया? इन द सेकेंड फेज रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। पहले फेज में एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान दिया गया, दूसरे रिफॉर्म्स में इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ध्यान दिया गया। इसमें क्या क्या था? सबसे पहला private sector enterprises particularly owned and operated by the local collective were allowed to undertake production of goods। जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको अलाउ किया जाता था कि वो अपने प्रोडक्शन को अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो स्टेट ओन एंटरप्राइज थे वो एक्सपोज किया जाता था कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। द सिस्टम ऑफ ड्यूल प्राइसिंग वॉज इंट्रोड्यूस। Farmers and industrial unions were required to make sale and purchase on the basis of price structure fixed by the government। गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स कर दी है फार्मर्स को और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को उसी के हिसाब से सेल और परचेज करनी पड़ती थी। मार्केट प्राइस वर अलाउड टू ऑपरेट फॉर ऑल अदर ट्रांजेक्शन। दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए मार्केट जो प्राइस है वो काम करती थी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया गया ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम अट्रैक्ट कर सकें। ये सारी चीज़ें करी गई। अब यहाँ बॉक्स में दे रखा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक एरिया था कंट्री में जिसमें इकोनॉमिक रेगुलेशन आते थे अलग अलग कंट्री के। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर कंड्यूसिव टू एफडीआई को बढ़ाने के लिए किया गया था। जो बिजनेसमैन ऑपरेट करते थे इसके हिसाब से उन्हें एडवांटेज मिलते थे लोअर टैक्स और टैरिफ का। और मैनी कंट्री इंडिया उन्होंने भी इसको सेटअप किया गया। चाइनीज़ का ये जो मॉडल था उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। अब बात आती है पाकिस्तान की।
अब इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान ने जो ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनाई वो सेम इंडिया जैसी थी। उन्होंने भी मिक्स इकोनॉमी को फॉलो किया, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा रोल दिया स्टार्ट्स करने में। जो प्रोसेस था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो जो बेस्ड था वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर था, कम से कम इम्पोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। इट अलाउड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन द कंप्यूटिंग इम्पोर्ट्स। अब बाहर से अगर कोई चीज़ इंपोर्ट की जाती थी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट हैं उन्हें इससे कंपटीशन ना मिले। As in India, Green Revolution was the hallmark of change in the agriculture sector, which raised the production of food grain. इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वर नेशनलाइज विद अ थ्रस्ट ऑन पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी वो नेशनलाइज करी गई, यानी कि अब वहाँ पे पब्लिक सेक्टर काम कर रहे थे। जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट होता है उसे नेशनलाइजेशन कहते हैं, और जब कोई गवर्नमेंट प्राइवेट में होता है तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। Realizing that the pace of growth was coming to a grinding halt, there was a major shift in the strategy during 1980s. दिख रहा था कि धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, शिफ्ट हो रहा है। डीनेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन बिकेम द कोर एलिमेंट। अब उन्होंने डीनेशनलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया, यानी पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में चेंज करना शुरू कर दिया। एफडीआई बिकेम द फुल कर्म ऑफ ग्रोथ। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ जो थी वो लिंक थी हमारी ग्लोबलाइजेशन से। तो यहाँ पर ये बात करी गई तीनों कंट्रीज की पाथ, जो स्ट्रेटजी क्या अपनाई इंडिया ने, स्ट्रेटजी क्या अपनाई चाइना ने, और स्ट्रेटजी क्या अपनाई पाकिस्तान ने। उसके बाद है एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट, जो इंडिया और चाइना और पाकिस्तान को हुए, वो हम पढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।